शर्मा जी, सम्मानित मेरे राजनीतिक सलाहकार हमीरपुर विधानसभा से सुनील शर्मा जी, सम्मानित हमारे इस क्षेत्र से जो कांग्रेस के विधायक थे पुष्पिंदर वर्मा जी, सम्मानित मेरे छात्र जीवन से हम राजनीतिक जीवन में शुरुआत से ही इकट्ठे रहे बड़े भाई राजेंद्र चार जी, सम्मानित सभी कांग्रेस जन, सारे हमीरपुर विधानसभा और जिला हमीरपुर के सभी प्रबुद्ध जनता, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमीरपुर जिला से दोबारा से हमें वो गौरव प्राप्त हुआ है जो पिछले कुछ वर्षों के पीछे छूट गया है। मैं हमीरपुर जिला की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री के जीवन काल में आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार का नाता राजनीति से कोसों दूर है। और आशीष शर्मा जी भी जहां से आते हैं इनका भी रिश्ता राजनीतिक परिवार से कोसों दूर है। तो जो मैं आशीष जी की बात सुन रहा था, इनकी मंत्र जो सुन रहा था, तो मुझे विश्वास तो पहले ही था, लेकिन रात के 12 बजे जब हमीरपुर की जनता के लिए मेरे साथ सचिवालय में इंतजार कर रहे थे, तो मुझे विश्वास भी हुआ कि राजनीति में इनके मन में सेवा भाव है, आप लोगों की सेवा करने के लिए आए। 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने शपथ ली, उस समय एक परंपरा होती है कि मुख्यमंत्री महोदय को सचिवालय में जाना आना पड़ता है। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उनका एक रस्म अदायगी के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए वो आगे ले जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो ऐसे लोगों के पास जाऊं जिन लोगों की आवाज नहीं है, जिन लोगों का सहारा नहीं है। और मैं उस बालिका आश्रम में गया और वहां मैंने सीखा कि किस तरह हमारी बेटियां जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आने के बाद उनसे जो मैंने सीख ली, मैं जीवन में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन राजनीति मैं 17 साल की उम्र से कर रहा हूं। मैं शिमला कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, मैंने सीखा ही है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने और जिन सरकारी अधिकारियों ने इस प्रदेश में जब सड़क नहीं होती थी, जब शिक्षा संस्थान नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, हमने एक भाव रखा कि हिमाचल में 75 साल में जो विकास हुआ है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हुआ है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हुआ है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी कि सरकारी कर्मचारी जब बुढ़ापे में रिटायर हो जाएगा, इकट्ठा पैसा मिलता है, परिवार में बेटे बेटियां होती है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, बड़े बड़े घर बना के जाते हैं। ऐसे उदाहरण नहीं है, इकट्ठा पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल समय परिवर्तित हो चुका है, बच्चे भी ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देते। उस मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए
उस सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज को देखते हुए, ये तो कागजों का कर्ज है 75,000 करोड़, 5,500 करोड़ रुपया हमारी देनदारी जो पेंशन लेने हैं, सिर्फ पे कमीशन का एरिया उनकी देनदारी है। 4,500 करोड़ रुपया उन सरकारी कर्मचारियों की देनदारी जो भी काम कर रहे हैं। 292 करोड़ उनका डीए की किस्त है। ये सब कौन सा पैसा है? जो 6th पे कमीशन लगा उसका पैसा अभी हमें देना है। और 900 संस्थान खोल दिए, 900 संस्थान खोल दिए। 75 साल में इतने संस्थान नहीं खोले, कोई बजट नहीं। एक्शन ऑफिस से एक एसडी उठाया, उसको लगा दिया। उसका अगर 5,000 करोड़ रुपया हो जाए तो 91,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार और हिमाचल की जनता पर कर्ज है। मैं किसी एक पर दोष नहीं देता, मैं उस व्यवस्था को दोष देता हूं जिसने हिमाचल के आम आदमी को कर्जे के बोझ के तले दबा रखा है। हमने इसलिए कहा कि हम सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए आए कि मुझे सुख मिले, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। ये स्थिति कैसे पहुंची? जब हम बजट देखते हैं तो पाते हैं एक बड़ी गंभीर विषय, लेकिन मैं आपको दावा के साथ इस मंच के माध्यम से, हमीरपुर में मेरी ये पहली राजनीतिक रैली है, मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाला समय हिमाचल के लोगों का भविष्य का सुनहरा समय होगा। हम कड़े फैसले लेंगे, हम अनुशासित होकर 5 महत्वपूर्ण बदलाव आम आदमी के जीवन में लाना चाहते हैं। पहला बदलाव है गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव का किसान कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। हमने पशु पालना बंद कर दिया है और पहले हमारे परिवार में गाय भी पाली जाती थी, भैंस भी पाला जाता था। मैं देखता था गांव के बच्चे सर पर गोबर उठाकर खेतों में डालते थे, हम लोग भी डालते थे, लेकिन जब दूध बिकता था उनका तो बहुत कम दूध बिकता था, जिसमें फैट का अंदाजा लगाकर और भी कम हो जाता। हमने अपनी गारंटी योजना में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में प्रत्येक जो पशुपालक है उससे 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय के दूध का मूल्य आने वाले 1.5 साल में ये योजना लेकर हम आएंगे। गाय के दूध का मूल्य हम 80 रुपए किलो देंगे और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो देंगे। ये हमारी गारंटी योजना है। ये क्यों है? कई लोग कहते हैं ये तात्विक बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते थे। उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा है। अगर एक परिवार में 10 किलो गाय का दूध पैदा होता है तो उसको 800 रुपया दिन के मिलेंगे और महीने का 24,000 रुपया हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव की लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, चाहे वो बद्दी में लगे हैं, चाहे सीमेंट कारखाने हैं, अगर भालूपली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन आई है तो वो रेलवे लाइन रेलवे नहीं बनाना, उसमें जमीन का खर्चा हम दे रहे हैं और पटरी बिछाने का 50% खर्चा ये सरकार दे रही है। जब हम 3 सीमेंट लोगों को 1300 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट महंगा, मिनरल हमारे, रेल पटरी के लिए आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का,
समय सस्ता नहीं। आज हड़ताल करके वो लोग बैठे हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए वो किराया कम करने के लिए वो बाध्य कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की भी जरूरत है। हमने अपनी माताओं से कहा था, जो भी हमने गारंटी दी है वो 5 साल की दी है। मैं देखता हूं कई प्रेस वाले लिखते हैं कि 1 महीने में ही हो जाए। सुधार करने के लिए समय लगता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और मैं अपनी माताओं को भी ये कहना चाहता हूं, हमने एक सब कमेटी बनाई है जहां प्रत्येक महिला का सम्मान हो। हमने कहा था कि हम 12 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। उस दृष्टि से भी हमने कार्य करना शुरू कर दिया। पद का इंतजार करना होगा, जो कहा है वो करेंगे। और जहां तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर के किसी भी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे पास आज में बहुत हमीरपुर के लोग आते हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया है तकरीबन 4-5 महीने थोड़ा सेटल होने दीजिए, जल्दी मत दीजिए कि आज ही खत्म हो रहा है, फटाफट जाया कि काम करा ही लिया। मैं बोलते रुकी यार, तो सब चिंता है जो करा के बैठी है कि 5 साल में इतना है। जैसे आशीष जी आए कि भाई साहब बस स्टैंड का तो काम करवाना है, मेरा बिल्कुल कि 25 साल से बन ही नहीं रहा, आप मेरे को बताओ कि करवाना है। फिर साथ बैठे थे, मैंने बोला चाय तो पीने नहीं कहते, चाय भी मैंने पीनी, मेरा ये बताओ। तो मैंने बोला अच्छी बात है बताते। हमीरपुर का जो बस स्टैंड है वो सुंदर बस स्टैंड बनाया जाएगा। हमारे ये जिले का जो बस स्टैंड है मुख्यमंत्री उस पर 2 ऑप्शन देखी गई है। यही बस स्टैंड है, इसको कैसे बड़ा किया जाए, पार्किंग की सुविधा कैसे मिल जाए, या किसी और जगह में आ जाएगा। ये बस स्टैंड इस बार जब हम बजट पेश करेंगे, आशीष ने जो मांग की है उसके आधार पर उसमें बजट का भी प्रोग्राम इंडोर स्टेडियम की बात की है, बहुत अच्छी बात। मेरे पास आशीष ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, और ऐसा नशा जहां माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन बच्चों को सुधारा कैसे जाए, एक आइडिया हमीरपुर के संदर्भ में आशीष ने मुझे दिया। कहा मैं चाहता हूं कि यह बड़ा सा इंडोर स्टेडियम हो जहां बच्चों को खेलने की सुविधा हो, और बच्चे कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद वहां के खेलें। मैं उस इंडोर स्टेडियम को भी खोलने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? नया युवा साथी हमारा जानता है कि कौन बच्चे नशे में है, कौन नहीं है। तो ये सब खेलने, जब आपके पास कुछ खेलने को होगा तो माँ बाप भी इंडोर में भेजेंगे। बैडमिंटन खेलेगा, बैडमिंटन कुश्ती करेगा, कुछ और बॉक्सिंग का करेगा, टेबल टेनिस खेलेगा, जो भी इंडोर स्टेडियम में जो ये खेल कूदेंगे वो सारी खेलों से संबंधित उसमें शामिल की जाएगी। और इसके लिए जमीन का मैंने इन्हें जिम्मेवारी दी कि जमीन का प्रबंध ये करेंगे, उसमें चाहे 20 करोड़ रुपया खर्चा है, 30 करोड़ रुपया खर्चा है, हिमाचल प्रदेश सरकार उसका पूरा खर्चा डालेगी। इसके अलावा कुशलता महादेव की बात की है, मैं देखूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से वो कैसे आगे आया जाए। कार की बात इन्होंने प्लानिंग की मीटिंग में भी की है, जो कि भोरोजोर उसकी बाउंड्री पर पड़ता है। 250 कनाल जगह कोई ऐसा संस्थान लाने की हम कोशिश करेंगे जिससे हमीरपुर में और विकास हो। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज आपके साथ कहना चाहता हूँ, खासकर हमीरपुर जिला के लोगों को, जो मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है, ये आपको मैं ये वादा करके जाता हूँ, आपको ना तो एम्स जाना पड़ेगा,
ना आपको शिमला में धक्के खाने पड़ेंगे, ना टांडा के कांगड़ा में धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी हम इसमें लाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगी। आप याद रखेंगे कि हमीरपुर में बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा। है बेशक नौन में जगह नहीं थी, इसलिए लाया नहीं था गुलाम से, लेकिन जितनी भी अच्छे इसके साथ उस मेडिकल कॉलेज में मैं एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा करता हूं जो सरकारी क्षेत्र में है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ अगर नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा तो औचित्य नहीं रहेगा उसका सरकारी क्षेत्र में। आप इंतजार कीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, 1 साल के भीतर बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा और 1 साल के अंदर बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। पैसे का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल बात होती है। मैं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं, जब आता हूँ तो दिल में खुशी होती है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए मुख्यमंत्री के रूप में हमीरपुर जिला उसका प्रिय जिला है, इसमें कार्य करना उसका दायित्व भी बनता है। सभी क्षेत्रों में, ये नहीं कह रहा कि हमीरपुर में करना है, हिमाचल के सभी क्षेत्रों में मेरा दायित्व है। लेकिन जो चीज मैंने अपनी आंखों के सामने यहाँ से गुजरती देखी है उसको दूर करने का भी दायित्व मेरा ही है। आर्थिक बदहाली से ये प्रदेश जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से ये प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं हमारे देंगे। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करते। मैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की बात सुन रहा था, कह रहे थे अब 1500 करोड़ ले लिया। 1500 क्या, यहाँ तो कई करोड़ लेना पड़ेगा। जो आपने कर्जे के पीछे ये प्रदेश डुबाया है, हिमाचल की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। इतने संस्थान खोल दिए कि आज वो संस्थान सही रूप में दूसरे चल भी नहीं पा रहे। हमने फैसला किया है कि हम हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करेंगे। ग्रीन राज्य के उसकी पहल हिंदुस्तान का पहला विभाग, परिवहन विभाग ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित हो गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें हमीरपुर, नदौन, बड़सर सारे क्षेत्रों को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। सब जगह इलेक्ट्रिकल बसें चलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी हमें पैसे का इंतजाम करना होगा। वो भी इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको नहीं कहना चाहता, क्योंकि बजट में कुछ चीजें आपको नजर आएगी जो हमीरपुर से संबंधित होगी, पूरे क्षेत्र में से संबंधित होगी, कांगड़ा से संबंधित होगी, ऊना से संबंधित होगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट से होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से, ये हमीरपुर जिले का भाग्य ही होगा। जिले के भी भाग्य होते, व्यक्ति के तो होते ना जिले के। कि पहली बार यहाँ से जब मुख्यमंत्री 1998 में धूमल साहब बने और आज हमीरपुर के जिले का फिर भाग्य है कि 8 दिसंबर 2022 को मुझे मुख्यमंत्री बनने का हमीरपुर जिले से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले का इसलिए भी भाग्य है। शिमला जिले से वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री है, लेकिन एक ही पार्टी से रहे, एक ही पार्टी कांग्रेस से रहे। शांता कुमार जी ने एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से रहे। धूमल साहब यह भारतीय जनता पार्टी से मिले। हमीरपुर की जनता कितनी समझदार है, इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। जब मत डालने गए तो उन्होंने देखा कि हमीरपुर जिले से इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन सकता है और आपने हमें 4 सीटें कर दी। ये आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो अजीत शर्मा हमारे छोटे भाई जो भी इन्होंने मांगे रखी है उसमें से 2 मांगे तो हमने पूरी कर दी हमारे जिले के, बाकी पर हम समय के अनुसार जैसी स्थिति होगी उसको हम आने वाले वक्त में भी पूरा करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, इस आशा के साथ थोड़ा सा इंतजार कीजिए
समय पर सब ठीक होगा। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश देश का सबसे सुंदर प्रगतिशील राज्य बनेगा। आपका साथ चाहिए, कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, उस कड़े फैसलों में आपका साथ चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।